हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। पार्ट 34 आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान। पेपर 1 में सीजल वालों को काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बाकी एलडीसी और एक्साइज वाले भी इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम है, तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। पार्ट 34 तक आ चुका है, सारे लेक्चर्स आप लोग विजिट कर लें, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जाम में। बहुत चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ अब तक, और जैसा एज यूजुअल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। लेट्स गेट अप। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास रहेगा, तो छोड़ के न जाए। यहाँ पे पेपर 1 का कोर्स है जस्ट फॉर 399। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। उमा शब्द का समानार्थी क्या होगा? पहला क्वेश्चन आता है, उमा शब्द है उसका समानार्थी यानी कि वही है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पार्वती, भ्रकुटी, रसिका या फिर सची, क्या होना चाहिए उमा शब्द का समानार्थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती। पार्वती जो होता है उमा शब्द का अर्थ होता है। जैसे देख लीजिए कुछ और शब्द पार्वती का होता है गिरिजा, शैलजा, गौरी, अन्नपूर्णा और इत्यादि। ये सब कुछ जो है पर्यायवाची शब्द होगा पार्वती का, यानी कि उमा का, इस तरह से बोल सकते हैं। गौरी तो पता होगा, शिव जी की जो पत्नी है उनको गौरी के नाम से आप लोग जानते हैं। पार्वती तो वही है गिरिजा, शैलजा, गौरी या फिर अन्नपूर्णा। जो भ्रुकुटी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भौ। भौ तो समझते होंगे आप लोग। उसके बाद तंत्रिका है और भ्रू है यहाँ पे ना। तंत्रिका समेत एक वर्ड आता है निंद्रा। क्या आता है? एक वर्ड आता है निंद्रा। डिस्कस कर देता हूँ, कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एक होता है निंद्रा, एक होता है तंद्रा। ये दोनों और जो वर्ड है इस दोनों में अंतर क्या है? निंद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है? निंद्रा तो ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग जब सो जाते हैं तो उसको निंद्रा बोलते हैं। तंद्रा होता है जब आप गहन चिंतन में डूबे रहते हैं, उसको आप लोग तंद्रा बोलते हैं। तो जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि जब मैं उसको जोर से आवाज़ दिया तब उसकी तंद्रा टूटी, तो जो अपना जो वह चिंतन मनन कर रहा था उसे बाहर निकला, तो उसको तंद्रा बोला जाता है। दोनों जो वर्ड है उसमें डिफरेंस आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट आता है रसिका। रसिका मतलब तो आप लोग पता होगा, टंग होता है जीभ, जिह्वा या फिर रसना। और सची का मतलब मधुवानी, वासवी या फिर इंद्रवधु होता है। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। उमा शब्द का समानार्थी शब्द पार्वती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यथार्थ। एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? यथ, वियोग, योग्य या फिर कल्पना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यथार्थ शब्द का अर्थ होता है जो आप लोग चल रहा है या हो रहा है। जो हो रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है या जो चीज़ हो रहा है, उसके लिए यह यथार्थ शब्द यूज करते हैं। ओके। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कल्पना करना, यानी कि जो सोचा जा रहा है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा यथार्थ का? कल्पना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों याद रखिएगा। जो हो रहा है उसके लिए यथार्थ बोलते हैं आप लोग, और जो सोचा जा रहा है उसके लिए कल्पना हो गया। तो जो हो रहा है यानी कि रियली में चल रहा है, और जो रियली में नहीं चल रहा है यानी कि जो सोच रहे हैं वो कल्पना हो गया आपका। तो जस्ट आप लोग समझ सकते हैं एक दूसरे से क्या हो गया, यह जो है विलोम शब्द हो गया। तो आंसर इसका डी हो गया। बाकी देख सकते हैं यथ का मतलब यहाँ पे नियमित या विशेष होता है, और ये वियोग मतलब तो क्या होता है? वियोग मतलब होता है बिछड़ना वगैरह, ठीक है, दूर जाना किसी से, तो वियोग होता है। यत जो शब्द है इसे एक यत मतलब समझ गए, एक यति वर्ड आता है, सुने यति। तो यति इस तरह का आप लोग फुल स्टॉप देते हैं ना अंग्रेजी में, हिंदी में, तो हिंदी में जिस तरह का फुल स्टॉप उसको यति ही कहा जाता है ना। चलिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका डी, कल्पना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सर्प, सूर्य और आत्मा के लिए कौन सा शब्द अनेकार्थी है? कहने का मतलब एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होता है। तो इसके लिए जो अनेकार्थी शब्द आपको बताना है कौन होगा? सर्प, सूर्य और आत्मा। इसके लिए देखिए अज होगा, अक्ष होगा, अंग होगा या फिर अनाथ होगा। क्या होगा? देखिए इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो सर्प, सूर्य और आत्मा तीनों के लिए आप लोग अक्ष यूज कर सकते हैं। अक्ष का मतलब सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, आत्मा भी होता है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। इसीलिए आपसे पूछा है कि अनेकार्थी शब्द कौन है, तो आंसर हो जाएगा अक्ष। ओके, तो इसको याद रखें। जैसे कुछ और देख लीजिएगा। अज आप लोग यहाँ पे शब्द है तो इसका देख लीजिए। इसका मतलब होता है शिव, शक्ति, बकरा, ईश्वर, चंद्रमा, कामदेव, ब्रह्मा, इतना सारा इसका मीनिंग होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? तो कुछ देख लिए, सर्प, सूर्य, आत्मा हो गया। इसके अलावा पहिया, आंवला और दोरी। आंवला समझते होंगे ना, आंवला विटामिन सी जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंडियन गुजबेरी इसको कहा जाता है, वही आंवला है। उसके बाद अंग आता है गोद, भाग्य, चिन्ह, स्थान, अध्याय, देह इत्यादि। ये सारे अंग का जो है आपके आगे अनेकार्थी शब्द। अनाथ का मतलब होता है स्वामी रहित या फिर लवारिस। अनाथ बोलते हैं जिसका कोई नाथ ना हो। नाथ मतलब स्वामी, आप लोग देखते होंगे ना, हे नाथ, ठीक है, स्वामी, नाथ, इस तरह से बोला जाता है। तो सुने होंगे धारावाहिक वगैरह में, जो मतलब भगवान के रिलेटेड जो मतलब बोल सकते हैं जो स्पिरिचुअल धारावाहिक होता है उस समय आप लोग देखे होंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आंसर हो गया अक्ष। अक्ष का मतलब सर्प, सूर्य और आत्मा हो गया। जिसका चिंतन न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य, अचिंतनीय, चिंतनीय या फिर अविचारणीय, क्या होगा? पता चल रहा है? जिसका चिंतन न किया जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचिंत्य हो जाएगा। जिसका चिंतन न किया जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अचिंत्य। बाकी यहाँ से देख लीजिए, जो अचिंतनीय है वह है जो चिंतन करने योग्य ना हो।
और अविचारणीय मतलब जो विचार करने योग्य ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ना और न में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना की जगह पर अगर न कर दें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, समझिए कि जैसे कि जो चिंतन करने योग्य ना हो, यानी कि हम लोग कोई एक पार्टिकुलर मैटर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो चिंता करने योग्य है ही नहीं, क्या तुच्छ मैटर है, बहुत सारा फ्रिवलस मैटर है, उस पर बात ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हो जाएगा अचिंतनीय। लेकिन अगर बोलें कि जो चिंतन करने योग्य न हो मतलब एक ऐसा इंसान के बारे में बात करेंगे जो चिंता करने के लायक बचा नहीं है, ठीक है, तो उस तरह मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाला हो जाएगा अविचारणीय मतलब जो विचार करने योग्य ना हो, यानी कोई ऐसा चीज जिस पर विचार करना कोई जरूरत नहीं है। ओके, ट्रिविलियस मैटर है, सॉरी, बहुत तुच्छ मैटर है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। तो जो विचार करने योग्य ना हो उसको आप लोग अविचारणीय बोलते हैं। और अगर न बोल दीजिएगा तो कोई पर्सन वगैरह को डिनोट कर देगा, इसीलिए देख लीजिएगा, ध्यान से हिंदी को आपको यूज करना है। अचिंत्य का मतलब हो जाएगा जिसका चिंतन न किया जा सके। अविचारणीय तो समझ में आ चुका होगा सारा चीज। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। इलाहाबादी में किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण, क्या होना चाहिए? तो देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है से आपको एक विशेषण बनाया गया है, तो उसको आप लोग व्यक्तिवाचक विशेषण का नाम से जानेंगे। इलाहाबाद है, ठीक है, अब तो इसका नाम प्रयागराज आप लोगों को कर दिया गया है, तो इलाहाबाद जो था उससे व्यक्तिवाचक विशेषण बनेगा, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन शब्द विशेषण है या कौन शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन ऐसे आपका भाववाचक संज्ञा, डायरेक्ट सबसे क्वेश्चन आता है। या फिर भाववाचक संज्ञा आप लोग क्रिया से भी बनाते हैं, क्वेश्चन आज भी है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो क्रिया से भी आप लोग बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं, दूसरे संज्ञा से बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आंसर इसका डी हो गया। मतानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मतानुसार का आपको संधि विच्छेद बताना है। मता जोड़ अनुसार, मतु जोड़ अनुसार, मत जोड़ अनुसार या फिर मता जोड़ अनुसार, क्या होना चाहिए? देखिए जो मतानुसार संधि विच्छेद होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संधि विच्छेद इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मत जोड़ अनुसार, अ यहाँ पे आ गया, मत त में अ लगा हुआ है ना, अ अंतिम वर्ण आपका अ हो गया और यहाँ पे अनुसार का प्रथम वर्ण अ हो गया, और अ मिलके क्या इसका आ गया, आ बन गया। तो आ कैसा वर्ण है? एक दीर्घ वर्ण है, तो इसमें आपको दीर्घ संधि देखने को मिलता है ना, तो मतानुसार में क्या बन जाएगा, एक दीर्घ संधि आ जाता है। संधि को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अगर पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। ओके, जस्ट 399 में ही आपको मिल रहा है, तो उसको थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। समास, संधि वगैरह, वर्ण वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ओके, और बाकी सारे टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। कोर्स लेने के बाद ये अफसोस नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये मेरा पैसा ऐसे बेकार चला गया। ओके, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हूँ। तो मत जो अनुसार मतानुसार हो गया, देख लीजिएगा इसको, इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दीर्घ से दीर्घायु आ गया, नहीं। क्वेश्चन 7 आता है, दीर्घायु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास टोटल 6 भेद होते हैं। 4 तो यहाँ दिख रहा होगा, एक बच गया अब यहाँ पे अव्ययी भाव समास, और एक बच गया होगा अव्ययी भाव, और बच गया एक कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। 2 चीज यहाँ समास नहीं है, तो दोनों मिला दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6। बाकी 4 मेंशन है यहाँ पे ना। कर्मधारय समास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दीर्घायु, देखिए इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो दीर्घ है आयु, दीर्घ है जिसकी आयु यानी कि दीर्घायु, तो कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से का बंद होता है, आप लोग का आइडिया होगा, उपमेय और उपमान वगैरह ना, याद रखिएगा। डिटेल में आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ कर्मधारय समास वगैरह। ऑप्शन में इसका डी आंसर हो जाएगा। समास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाने वाला है। सिर पे कफन बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहले बता चुका हूँ मुहावरा कैसा शब्द है, तो मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अभ्यास करना ना। चलिए, अच्छा मैं तो मुहावरा बता दिया, कुछ कुछ चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे कि उर्दू है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू देखिए एक्चुअली में तुर्की भाषा का ओरिजिनली शब्द है ना। जैसे अगर हिंदी आप लोग बात करते हैं तो हिंदी मतलब हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी जो शब्द है मूल रूप से यह जैसे आपको यह जैसे फारसी का शब्द है। क्या है? एक्चुअली में फारसी भाषा का शब्द है यह, याद रखिएगा इसको। फारसी है हिंदी, और उसके बाद जो नमाज वर्ड देखते हैं, नमाज, ये भी फारसी का ही शब्द है ना, नमाज जग के नीचे होगा। तो क्या होगा यहाँ से जो है आपका, इसको नुक्ता बोलते हैं ना, जो बिंदु यहाँ देते हैं इस तरह का, उसको नुक्ता बोलते हैं। तो इसको फारसी का शब्द है यह, ठीक है। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे डाल दूंगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज के बारे में कि हाँ क्या क्या है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उर्दू, हिंदी, ये सब मुहावरा में जो वर्ड वगैरह है, नामाज वगैरह, छोटे छोटे वर्ड जो आता है उसको आपको पता होना चाहिए।
शब्द वगैरह में आपसे डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं, देशज विदेशज वगैरह सब तो पढ़ना ही है, शब्द भंडार वगैरह सारा आपको। तो बाकी चलिए इतना तो आपका नॉलेज के लिए हो गया। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। सिर पे कफन बांधना मुहावरे, मुहावरे का क्या अर्थ है? रोने को तत्पर रहना, भागने को तत्पर रहना, मरने को तत्पर रहना, या फिर मरने से घबराना। मरने से कौन घबराता है आज यहाँ पे? कोई नहीं। सिर पे कफन बांधना का क्या अर्थ होता है? सिर पे कफन बांधने का अर्थ होता है मरने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ठीक है, मरने के लिए हमेशा तत्पर रहना, उसके लिए यह मुहावरा यूज होता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको सद्धर्म का सही संधि विच्छेद बताना है। सद जोड़ धर्म, सद जोड़ अधर्म, स जोड़ दधर्म, या फिर सत जोड़ धर्म, क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो संधि का रूल होता है वो त प्लस जो है से आपका ध से यहाँ पे द बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है से आपका सद्धर्म आ जाएगा। त प्लस ध मिलके द बन जाता है। यहाँ पे व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, या सद्धर्म होगा गया। देख लीजिएगा संधि अच्छा से इसका। पदों की समानता के आधार पर समास का कौन सा वर्गीकरण गलत है? देखिए यहाँ पे आपको गलत जो है से बताना है कि कौन इसमें गलत है। पूर्व पद प्रधान बोला जा रहा है अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष भी होता है, कर्मधारय भी होता है, द्विगु भी होता है, तीनों बोल रहा है। दोनों पद प्रधान बोल रहा है द्वंद्व समास, और दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास बोल रहा है। ओके, तो कौन गलत है या फिर इनमें से कोई गलत नहीं है? क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि जितना भी पदों की समानता के आधार पर जो समास का वर्गीकरण है वह सारा का सारा यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास होता है और समस्त पद मिलकर एक अव्यय का कार्य करता है। उत्तर पद प्रधान में तो तत्पुरुष समास आता है, कर्मधारय और द्विगु वगैरह में भी आता है। द्विगु वगैरह पहचानने का और भी कोई तरीका होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास में तो आपको बताया था कि विशेषण और विशेष का उपबंध होता है, जैसे कि आपको नीलकमल वगैरह बताया था। ओके, तो याद रखिएगा। दोनों पद प्रधान में होता है द्वंद्व समास, जैसे बताया था कि थाली लोटा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, माता पिता हो गया, दिन रात हो गया। ओके, तो ये सब कुछ कुछ चीज आता है, उसमें दोनों पद प्रधान होता है ना। हम न तुम, द्वंद्व युद्ध सुने हैं ना, दोनों के बीच लड़ाई होता है, उसको द्वंद्व युद्ध के नाम से आप लोग जानते हैं। दोनों पद अप्रधान का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि उसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। सॉरी, दोनों पद अप्रधान का मतलब है ना तो प्रथम पद प्रधान होगा न ही अंतिम पद प्रधान होगा, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता करेंगे। जैसे दशानन है, ऐसा दशानन में अलग बात है कि द्विगु समास भी है। आपको मेन मैटर ये करता है कि आप उसको समास वगैरह किस तरह से करते हैं। ओके, तो दशानन 10 है, आनंद जिसके, तो यहाँ पे हम लोग 10 की बात कर रहे हैं ना तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद का तात्पर्य होता है सिर, तो न तो हम लोग 10 के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके? रावण के बारे में। ओके, तो रावण के बारे में बात करें, इसका मतलब है कोई अन्य पद प्रदान हो गया। ओके, अभी रावण जी निकल कर आ रहा था। कई जगह रावण वगैरह का पूजा किया जाता है नहीं। तो देखिए रावण एक बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत एक पंडित इंसान था, लेकिन छोटे से अपने मतलब कुछ कुछ बोले गए कि कुकर्म के चलते जैसे वह धराशायी हो गया, लेकिन कहने के लिए बहुत विद्वान इंसान था, ठीक ना। तो इसमें लूप होल हो जाता है, घड़ा में कितना हो पानी रहेगा ना, छोटा सा अगर छेद हो जाएगा तो सारा पानी गिर जाएगा। उसी तरह से होता है कि आप लोग कितना भी कैरेक्टर आप लोग बना कर रखें, छोटा सा अगर कैरेक्टर वाला काम कर दीजिएगा तो सारा जो इतना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आपका सब बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ होता है, देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपका सामने ही पड़ा हुआ है, इतिहास गवाह है। आंसर इसका हो जाएगा, सारा को देख लीजिएगा डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 देखते हैं, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महाजोड़ इस, मह जोड़ इस, या फिर महाजोड़ स, क्या होना चाहिए? इसका सही संधि विच्छेद होगा महाजोड़ इस। महाजोड़ इस यहाँ पे हो जाएगा महेश। इसमें आपको गुण संधि देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। महेश का होगा महाजोड़ इस, यानी कि आ और ई मिलके ए बन गया। एक आर लगा हो ना, ह में एक आर की मात्रा है ना, यह किसका होता है? यह इसका मात्रा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, मात्रा सिर्फ अ का नहीं होता, अ की कोई मात्रा नहीं होता है, बाकी जितने भी 10 स्वर हैं सबका मात्रा कुछ ना कुछ होता है। टोटल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हिंदी भाषा में। गुण संधि है, गुण संधि क्या होता है देख लीजिएगा। अ या आ के बाद अगर हर्ष या दीर्घ छोटी बड़ी उ या री आता है तो कम से कम क्या हो जाता है इसका? ए ओ और क्रमशः अ हो जाता है, तो यहाँ पे गुण संधि होता है, इसको ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। महाजोड़ीस महेश, अब पढ़कर क्या हो गया? वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया आपको बताना है क्या है, प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया, क्या होना चाहिए? देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्यों है? क्योंकि पढ़ना एक मूल क्रिया है, पढ़ना जो है एक मूल क्रिया का एग्जाम्पल आता है, तो पढ़कर यानी कि पढ़ने के बाद आ रहा है, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यानी कि कोई काम करने से पहले के बारे में कुछ बात किया जा रहा है कि पढ़ कर अब क्या होना है। ओके, तो उससे पहले की बात कर रहे थे, यहाँ पे पूर्वकालिक की क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। मूल क्रिया इस तरह होता है, पढ़ना लिखना, ऐसा मूल क्रिया वगैरह होता है, ठीक है। और प्रणार्थक में पढ़वा कर, लिखवा कर, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें आ जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर में क्या है? इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया,
क्रिया पहचानते कैसे हैं? क्रिया पहचानने जो एक्शन वर्ड होता है यानी कि जो डूइंग वर्ड्स होता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको आप लोग क्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको वर्ब कहा जाता है। कनेक्ट करके पढ़िए, मैं भी कनेक्ट करके ही पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को पढ़ा पाता हूँ। आप लोग आइडिया होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब एक दूसरे से ना ज़्यादा अलग नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादा अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। तो पूर्वकालिक एरिया का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन 13 देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी। आज क्वेश्चन ना, आज का जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आज मिल गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? क्रमागत, परागत, तथागत या फिर अन्वयागत? क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। अन्वयागत का तात्पर्य होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। जैसे आप लोग कंजुगेटिव पढ़े होंगे ना, कंजुगेटिव जैसे कि आप लोग एपी पढ़े होंगे तो यहाँ से 3 टर्म होता है ए बी सी, याद आ रहा है? तो 2b = क्या होता है? a + c होता है। तो यहाँ से कर्मागत होता है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, सारवंत। तो यही होता है, एक के बाद जब एक आता है तो उसको आप लोग बोलते हैं कर्मागत। ठीक है, तो कर्मागत शब्दों के बीच वहाँ पर डिफरेंस बराबर होता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे एपी पढ़ना जरूरी नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल, कुछ माइंड में आ जाता है तो बता देता हूँ। तो एक के बाद जब एक आता है तब कर्मागत अगर आ रहा है तब जाके यह एपी लगता है। ओके, तो यहाँ से कर्मागत मतलब एक के बाद एक आने वाला। परागत का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा दूर गया हुआ, यानी कि जो दूर चला गया उसको परागत बोलते हैं। जो जैसा आया वैसा गया उसको तथागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथागत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जैसा आना वैसा ही जाना है क्या? तथागत नहीं रहना है। मेहनत कीजिए, जी तोड़ के मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वाह कितना सुंदर दृश्य है। मजा आ गया नहीं? पतरातू पहले देखने को मिल गया। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक या फिर प्रश्नवाचक? न यहाँ पे छूट गया है, न को डाल दूंगा, आपको पीडीएफ में डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आप लोग ना अपनी भावनाओं को विस्मय प्रकट कर रहे हैं, विस्मय एक तरह से बोल रहे हैं, विस्मय प्रकट कर रहे हैं, तो यह एक विस्मयादिबोधक वाह। ठीक है, हुर्रा, इस तरह का अंग्रेजी में भी आप लोग वर्ड सुने होंगे, हुर्रा वगैरह, अलास वगैरह वर्ड होता है। ओके, ओह वगैरह जो होता है ना, ये सब वर्ड जाता है, उसको विस्मयादिबोधक हो जाता है। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक हो गया। अंग्रेजी में इसको आप लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए कितना अलग है दोनों, बताइए। साइन भी दिख रहा होगा आपको, ये विस्मयादिबोधक होता है। ओके, चलिए। फल को खूब पका होना चाहिए, यही वाक्य मतलब क्वेश्चन था जो कि आपको थंबनेल में दिखा होगा। तो आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। आपको बताना होता है, कभी कभी दे देता है एक सेंटेंस, अब बोलेगा कि बताइए कि इसमें से अशुद्ध क्या चीज़ है। तो फल को खूब पका होना चाहिए, किस तरह का अशुद्धि है? वचन संबंधी, पद क्रम संबंधी, लिंग संबंधी या फिर कारक संबंधी? क्या इसमें गलत है? देखिए, जो वाक्य में गलत है वह कारक संबंधी इसमें गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे को की क्या हो सकता है? बताइए जरा। फल खूब पका होना चाहिए, बस इतना से भी इसका मीनिंग निकल जाए। फल को खूब पका होना चाहिए बोलने का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो सकता है? ही नहीं। फल खूब पका होना चाहिए, बस इतना ही, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल जा रहा है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है आप लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के जो समूह होता है उसको, जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको आप लोग वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आंसर नंबर डी, कारक संबंधी। यहाँ पे था को, जो है से आपका इसमें गलती है। कारक चिन्ह तो पता होगा ना, तो उसको देख लीजिएगा। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? जी चलिए, अब संयोजक शब्द आपको बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में। इसको आप लोग कुछ वर्ड जो कंजक्शन जैसा कुछ वर्ड यूज होता है ना, उसको आप लोग बोलते हैं संयोजक वगैरह। तो देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे एवं था, तथा था, किंतु था, और था, ये सारे वर्ड से अगर कोई वाक्य कनेक्ट होता है तो वहाँ पे किस तरह का वाक्य होता है? वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। और जो संयुक्त वाक्य होता है ना, देख लीजिएगा, उसमें दो साधारण वाक्य का मिश्रण होता है। वह दो साधारण वाक्यों का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है इसका मतलब मिश्र वाक्य मत कह दीजिएगा, मिश्र वाक्य थोड़ा सा डेफिनेशन ही अलग है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो वाक्य रहेगा, उपवाक्य रहेगा, और एक जो होगा से एक दोनों वाक्य हो जाएगा, किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे राम आया और श्याम चला गया। तो राम आया तो इसमें अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, बीच में और योजक चिन्ह लगा हुआ है। और श्याम चला गया, तो श्याम चला गया भी अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। तो दोनों राम आया, ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एक मुख्य उपवाक्य है, और श्याम चला गया वो भी जो है आपका मुख्य उपवाक्य है। तो दोनों जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, और बीच में योजक चिन्ह यानी कि और लगा हुआ है, अंग्रेजी में इसको आप लोग एंड बोलते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो दोनों साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य का डेफिनेशन आपको पता ही था कि इसमें क्या होता है, एक ही जो है आपका उद्देश्य विधेय होता है, क्रिया वगैरह भी एक ही होता है। तो उस तरह के वाक्य को साधारण वाक्य बोलते हैं।
तो आंसर इसका संयुक्त हो गया। दो साधारण वाक्य अगर कोई संयोजक चिन्ह से अगर जुड़े रहेंगे, चिन्ह नहीं सॉरी, शब्द से अगर जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य भी आपको पहले बताया था, जैसे कि एक वाक्य जो होगा दूसरे पर डिपेंड रहेगा। जैसे कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक है, वह आएगा तो मैं जाऊँगा, तो मेरा जाना जिस पर जो है उसके आने पर डिपेंड है। तो एक आश्रित हो जाता है, एक होता है मुख्य हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे मिश्र होता है ना। चलिए चलते हैं। अच्छा, प्रधान वाक्य, सॉरी प्रधान वाक्य तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्रधान उपवाक्य होना चाहिए था, इसको भी पीडीएफ में सेव करना पड़ेगा। उपवाक्य होना चाहिए और फिर आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रधान को आप लोग प्रिंसिपल क्लाउज के नाम से जानते हैं और जो आश्रित होता है उसको आप लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के नाम से जानते हैं। देखिए कितना ज़्यादा जो है रिलेटेड होता है हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन 17 आता है, ड और ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड और ढ का उच्चारण स्थान आपको उच्चारण स्थान डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए। तो आप लोग कम से कम पंचमाक्षर जो होता है उसको आप लोग याद कर लें। ओके, आज याद करा देता हूँ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, फिर से बोलिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद आता है तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ वगैरह, समझते हैं ना। तो कंठ KTM DO हो गया। चलिए KTM से तो याद रहेगा ना, कंठ तालु मूर्धा और DO याद रख लीजिएगा। तो कुछ कुछ ट्रिक लगा के याद रखिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो KTM DO, KTM 2 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए ट्रिक बन गया तुरंत अभी के अभी। KTM 2 एक ट्रिक बन गया इसका, आप लोग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ बन गया। अब देखिए यहाँ से कंठ में आप लोग क्या होगा, कंठ से क वर्ग हो जाता है ना, देख लीजिएगा क वर्ग हो जाएगा। क वर्ग में कौन कौन आएगा, क ख ग घ अंग। उसके बाद टी से आपका त वर्ग आ जाएगा, मतलब वो ट्रिक है। बाकी क ख ग तो याद होगा ना कि ऑर्डर में आपको लिखना है। उसके बाद आता है आपका क के बाद आपका, सॉरी यहाँ पे चौवर्ग होगा, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, चौवर्ग होगा। उसके बाद यहाँ से आपका आएगा टॉवर्ग, क्या आएगा, टॉवर्ग आएगा। उसके बाद यहाँ पे तवर्ग आएगा, ध्यान कहीं और चला गया था। उसके बाद यहाँ पे पवर्ग आएगा। ओके, चलिए तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। ओके, तो ध्यान से देख लीजिएगा। KTM 2 एक तरह का ट्रिक हो गया, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कवर्ग क्रमशः चौवर्ग टवर्ग तवर पवर्ग। क ख ग तो आप लोग का याद होगा ना, ग अंग चह जाइए ये सब, तो वो सब ऑर्डर में है। तो यानी कि जितना भी कवर्ग होगा क से लेकर अंग तक, वो सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से होगा। चौवर्ग यानी कि च छ ज झ इया जो हो जाएगा उसका उच्चारण स्थान तालु से होगा। टॉवर का ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, इसका क्या हो जाएगा आपका मूर्धा से हो जाएगा। त थ द ध दंत न, इसका हो जाएगा आपका दंत से। पवर का प फ ब भ म का आपका ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपसे पूछा क्या है, ड और ढ। ड और ढ किस में आएगा, ड और ढ जो है से आपका इसमें आ जाएगा आपका टॉवर्ग में, तो आपका मूर्धा से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको टिक लगा लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब देख लीजिएगा सारा डिटेल में लिखा हुआ है आपको, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो देख लीजिएगा ध्यान से वगैरह। ओके, तथा दंतन वगैरह सबका उच्चारण था, यही पंचमाक्षर था जो कि मैं ट्रिक बता दिया अभी है। KTM 2, क्या 2, KTM 2, तो ट्रिक बन गया था। बाकी देख लीजिएगा यहाँ से जो नासिका होता है सबका व्यंजन वगैरह का उच्चारण भी होता है। नासिका में जितना भी व्यंजन आप लोग देखे हैं ना, जो पंचमाक्षर का जो अंतिम वर्ण, पंचमाक्षर जो है हर एक वर्ग का अंतिम वर्ण, उसका भी उच्चारण जो होता है नासिका से भी होता है। ओके, तो याद रखिएगा, बोलेगा आपको कि नासिका ध्वनि भी कौन कौन सा है, तो ई भी होता है, उसके बाद अंग भी होता है। कंठ तालु पूछते हैं आपसे, कंठ तालु में सिर्फ 2 आता है, ए और आय, और कंठोष्ठ में 2 ही आता है, और दंतोष्ठ तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वही होता है। बाकी अंतस्थ व्यंजन टोटल 4 होता है, य र ल व, तो यहाँ पे हो गया। बाकी देख लीजिएगा य र ल को उच्चारण स्थान क्रमशः तालु र जो है मूर्धा और उसके बाद दंत से होता है। उसमें व्यंजन 4 होता है। ओके, तलावे स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। उसके बाद ये सबका उष्म व्यंजन का उच्चारण सबका अलग अलग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्ट बनता है। इनमें से किस शब्द में 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पता कीजिए। निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक या फिर निरकुंस, क्या होना चाहिए। देखिए जो इसमें वर्ड है जिसमें 2 उपसर्ग है वह है आपको निर्विरोध। निर्विरोध में आपको 2 जो है से आपको देखने को मिलेगा उपसर्ग यूज हुआ है। एक होता है नि, उसके बाद एक है वी, एक है रोध। तो नि वी रोध जब जाकर निर्विरोध हो गया। इस तरह से यह बना हुआ है सब ना, है या नहीं है, है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। निर्माण का नि जोड़ मान हो गया निर्माण, निर्विरोध में नि वी और रोध, निरोध हो गया, 2 हो गया उपसर्ग। उसका निरीक्षक में नि जोड़ इच्छक हो गया, निरंकुश का नि जोड़ अंकुश हो गया। निरंकुश तो आप लोग पढ़े होंगे, जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश ना हो उसको आप लोग निरंकुश बोलते हैं। आंसर इसका बी हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा जो भाववाचक संज्ञा इसमें से गिवन है जो जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया है। भाववाचक संज्ञा देखिए आप लोग रीड करके पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। इसको आप लोग अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा क्या होता है
किसी का गुण, भाव या उसकी दशा के बारे में बताता है, उसको अपने भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह। ओके, चलिए, तो आपको सही बताना है कि कौन से जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया। मानव से मानवता बना है, सर्व से सर्वस्व बना हुआ है, चतुर से चतुराई या फिर गाना से गान बना हुआ है। आप लोग सारा देख सकते हैं, अगर याद होगा तो मानवता, सर्वस्व और चतुराई और गान, सारा के सारा जो है आपको भाववाचक संज्ञा एक उदाहरण है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि कौन सा जो भाववाचक संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया है, तो इसका सही आंसर मानव हो जाएगा। मानव क्या है? मानव तो पूरा जाति के बारे में बात करता है, पूरा मानव जाति हो गया, हम हो गए, आप हो गए, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, जितना भी मानव है जाति, वो पूरे मानव जाति के बारे में अगर बोध कराता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का होता है। और हाँ, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगा तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ओके, तो यहाँ से जो भाववाचक संज्ञा बना है वह जो है मानवता ही होगा। बाकी सारे भी आप लोग के लिए जो ऑप्शन है क्लियर कर देता हूँ। आंसर तो इसका हो चुका है ए। बाकी सर्व जैसे एक विशेषण है तो विशेषण से सॉरी सर्व जैसे एक सर्वनाम है तो सर्वनाम से यह सर्वस्व हो गया। चतुर क्या है? चतुर एक विशेषण है तो विशेषण से चतुराई बन गया, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया। गाना से जो हो गया से गान बन गया, ये भी एक भाववाचक संज्ञा। तो गाना क्या है? गाना एक क्रिया है, तो क्रिया से भी जो है से आपको भाववाचक संज्ञा बन गया। तो क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से और दूसरे संज्ञा से भी जो है से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो ये सब अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ब से आप लोग बनाए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एडजेक्टिव से बनाए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कॉमन नाउन से बनाए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब बनाया जाता है, तो उसी तरह से इसको रिलेट करके पढ़िए, ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, आस-पास शब्द में कौन सा समास है? बहुत ईजी है, आस-पास में कौन समास है? इसका समास वगैरह कीजिएगा तो क्या आएगा? आस और पास। आस और पास तो दोनों में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है ना। तो हम लोग आस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पास के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आस-पास दोनों के बारे में, यानी कि कभी भी दोनों चीज़ के बारे में बात होता है, दोनों पद प्रधान, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अभी पढ़ाया था ना द्वंद्व युद्ध, तो द्वंद्व मतलब दोनों। चलिए, तो ये द्वंद्व समास हो गया, ध्यान रखिएगा। भाई बहन वगैरह, थाली लोटा, ऊपर नीचे, दिन रात, ओके, अपना पराया, ये सब जो है सारा में आप लोग देखने को मिलेगा द्वंद्व समास होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहला पद संख्यावाची होगा तो वह जो है आपका द्वंद्व समास ही होगा ना, बहुब्रीहि भी हो सकता है। उस पर आपको देखिएगा कि समास वगैरह किस तरह से आपने किया है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? शिक्षा, अच्छी, बहस या अभिमान? इसका आंसर डी हो जाएगा। अभिमान जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी बहस, अच्छी और शिक्षा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक मुहावरा नहीं है? मुहावरा नहीं है, बताइए क्या है भाई? ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज लिया हूँ। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना या फिर अंत भला तो सब भला? अब बताइए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग अभी देखे थे। तो एक मुहावरा कौन नहीं है? देखिए, मुहावरा जो नहीं हो, आंसर नंबर डी। क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला एक मुहावरा नहीं है, एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब कहावत है, या क्या है? यह जो है आपका कहावत है। देखिए, अब कहावत और जो मुहावरा होता है उसमें डिफरेंस आखिर क्या है? आज चलिए इसी बात पे चर्चा करते हैं। पहले तो इसका देख लेते हैं कि अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुहावरा जैसे एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब अभ्यास करना होता है, और लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत होता है। तो देखिए, जो मुहावरा होता है ना, सामान्य अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ का बोध कराता है। विलक्षण का मतलब होता है जो उसका अपना लक्षण है उससे थोड़ा सा हट के, उसको विलक्षण बोलते हैं। तो कोई अपना लक्षण से हट जाता है, बोलता है उसको विलक्षण हो गया है इसका, ठीक है, लक्षण खराब हो गया है। ओके, तो इस तरह से बोला जाता है। तो सामान्य अर्थ की जगह जो विलक्षण अर्थ का बोध कराता है उसको आप लोग मुहावरा बोलते हैं। जैसे अंग अंग फड़कना, तो अंग अंग फड़कना का मतलब ही नहीं है कि आपका अंग अंग ऐसे डोलने लग रहा है। ओके, तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अंग अंग फड़कना का मतलब ये नहीं है कि आपका अंग अंग है में से उसमें तूफान आ गया, ठीक है, डोल रहा है, इसका मतलब नहीं। इसका मीनिंग कुछ और होगा, तब समझिएगा कि वहाँ पे मुहावरा है। लेकिन अगर लोकोक्ति होगा, सामान्य अर्थ जो शब्द होगा उसका अर्थ को बताएगा, इसका मतलब है कि वह लोकोक्ति है। जैसे कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर लास्ट में सब चीज ठीक हो गया है तो चलो सब चीज ठीक है। ओके, सुबह का अगर खोया हुआ शाम को घर लौटाता है तो उसे भटका हुआ या भुला हुआ नहीं कहते हैं। समझ चुके होंगे? चलते हैं। तो यही जो अंत भला सब भला है वो एक मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति है। आई होप कि आज समझ में आ चुका होगा कि मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस समझ में आ चुका है तो बाकी सारे जो यहाँ पे मुहावरा है उसका और देख लीजिए। अंग लगना का मतलब होता है आलिंगन लगना, गले मिलना होता है ना, उसी को आप लोग आलिंगन करना बोलते हैं। अंगारे उगलना का मतलब क्या होता है? रोज पूर्वक जली कटी बातें सुनाना, ठीक है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा जली कटी बातें सुनाते हैं ना, खरी खोटी सुनाते हैं, पूरा एकदम गुस्सा में एकदम आपकी भौहें तन जाती है और उसको बहुत ज़्यादा जली कटी आप लोग सुनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अंगारे उगलना। यहाँ जली कट्टी है, जल्लू कट्टी नहीं है तमिलनाडु वाला ना, जली कट्टू की। अंग अंग फड़कना मतलब स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना, क्या होना?
जो स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण है, यानी कोई ऐसा इंसान है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो मतलब बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ है, ठीक है, उसमें स्फूर्ति है और काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी भी एनर्जेटिक लग रहा है, उसके लिए बोलते हैं कि उसका अंग अंग फड़क रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि आपका अंग अंग जो है से आपका हवा से बातें कर रहा है, इधर से उधर डोल रहा है। समझ गए? तो यही कुछ डिफरेंस होता है मुहावरा और लोकोक्ति में। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। यही 22 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप लोग लाइक वगैरह आप लोग बहुत कम देते हैं, इतना लोग देखते हैं, बताइए क्या दिक्कत है आपको। थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हैं तो इसको सोसाइटी में ना आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सोसाइटी में मुझे भी बहुत सारा चीज़ काम करना है, तो आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हैं जल्दी, पता नहीं लग रहा है कि ऐसे ही करते करते जीवन निकल जाएगा। थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराइए। ओके, लाइफ में बहुत चीज़ लेकर आगे चलना है मुझे, समय आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं कुछ हवा में बातें नहीं करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दें लोगों को जिसको जो ज़रूरत है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।